हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास में तीसरे नंबर चैप्टर को पढ़ रहे थे जिसका नाम है हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस चैप्टर से संबंधित पिछले वीडियो में बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर हम आपको बताए थे और साथ ही साथ बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर कराए थे। यानी कि इस चैप्टर में जितने सारे भी बेसिक पॉइंट हैं, सारे बेसिक पॉइंट हम आपको पहले क्लास में ही कंप्लीट करा चुके हैं। और आप लोग जानते हैं कि किसी भी चैप्टर को समझने के लिए बेसिक समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यदि आप लोग इस पूरे चैप्टर को भली भांति समझना चाहते हैं, यदि आप लोग चाहते हैं कि यदि परीक्षा में इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न पूछा जाए और हमसे वो प्रश्न ना छूटे, तो आप लोग बेसिक जरूर देखिएगा। यानी कि जो पहला पार्ट वीडियो है उसको जरूर देखिएगा, तभी उसके बाद आपको आगे का पूरा पार्ट समझ में आएगा। तो आज का जो यह क्लास है यह इस चैप्टर का दूसरा पार्ट है। लेकिन सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि पहले पार्ट में हम लोग कौन कौन से प्रश्न का उत्तर देखे थे। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि पहले पार्ट में हम लोग हिंद चीन के बारे में समझे थे कि हिंद चीन क्या है, हिंद चीन के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र आते हैं, हिंद चीन नाम क्यों पड़ा, इन सभी चीज के बारे में हम लोग पहले पार्ट में ही समझ लिए थे। उसके बाद हम आपको बताए थे कि हिंद चीन का क्या अर्थ है, जो कि लघु उत्तरीय का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन का क्या अर्थ है। यह वाला प्रश्न का उत्तर हम आपको पिछले क्लास में ही बता दिए थे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हम आपको बताए थे कि हिंद चीन में फ्रांसीसी का प्रसार कैसे हुआ, इसका जवाब भी हम आपको पहले पार्ट में ही बता चुके हैं। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताए थे कि बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं। बंधुआ मजदूर, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके परीक्षा के लिए। तो यदि इसका जवाब आप लोग अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो पहला पार्ट जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न हम आपको बताए थे कि एक तरफा अनुबंध से आप क्या समझते हैं। यह वाला प्रश्न भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और उसके बाद अगला प्रश्न बताए थे कि स्कॉर्लस रिवोल्ट क्या है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यह 5 प्रश्न का उत्तर हम आपको पहले पार्ट वाले वीडियो में ही कंप्लीट करा दिए हैं और पांचों प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज हम लोग देखेंगे इसके अगले नंबर प्रश्न, यानी कि यहाँ से, और कह रहा है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के उद्देश्य को लिखें। यानी कि जो फ्रांस था वह हिंद चीन में ही अपना उपनिवेश क्यों स्थापित करना चाहता था। हिंद चीन में ऐसा क्या था जिसके कारण फ्रांस लोग यहाँ पर आना चाहते थे और फ्रांसीसी लोग यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे, यानी कि यहाँ पर आकर के व्यापार करना चाहते थे, इसे गुलाम बनाना चाहते थे। तो बताना है कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना के पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका जवाब हम लोग जानेंगे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है। यानी कि जब भी आपके परीक्षा में पूछेगा तो यह वाला प्रश्न 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो बस आप लोग ध्यान से समझिएगा, हम भी बहुत बारीकी से आपको समझाएंगे, एक एक बात आपको समझ में आएगा, बशर्ते कि आपका ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि हिंद चीन में उपनिवेश स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी कि फ्रांसीसी लोग हिंद चीन में ही अपना उपनिवेश क्यों स्थापित करना चाहते थे। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य है आर्थिक उद्देश्य। ध्यान रखिएगा, जो फ्रांसीसी लोग थे वह आर्थिक उद्देश्य के कारण भी हिंद चीन में अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहते थे। अब आर्थिक उद्देश्य कहने का क्या मतलब है, आप लोग ध्यान से समझिए। हिंद चीन यानी खास करके वियतनाम को कृषि प्रधान देश कहा जाता था। ध्यान रखिएगा, यानी कि वियतनाम में खेती बाड़ी बहुत अच्छा होता था, यानी कि कृषि बहुत अच्छा होता था। क्या कृषि में क्या होता था, तो धान और रबड़ की खेती बहुत अच्छी होती थी। वियतनाम में या फिर कहें कि हिंद चीन में धान और रबड़ की खेती बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत अच्छी होती थी। इसके अलावा वियतनाम में बहुत सारे खनिज पाए जाते थे, जैसे कोयला हो गया, टंगस्टन हो गया, जस्ता हो गया, टीन हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे खनिज हिंद चीन में पाए जाते थे। तो फ्रांसीसी लोग यह सोचा कि यदि हम लोग हिंद चीन पर अपना कब्जा करते हैं तो पहला कि धान और रबर भी हमको अच्छा मिल जाएगा, यानी कि वहाँ इसका खेती बहुत अच्छा होता है। उसके अलावा हमको बहुत सारे खनिज से भी फायदा होगा, यानी कि वहाँ टीन मिल जाएगा, टंगस्टन मिल जाएगा, कोयला मिल जाएगा, जस्ता मिल जाएगा। और इन्हीं सभी वस्तुओं पर अपना अधिकार जमाने के लिए यहाँ पर वह अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। तो यहां पर आर्थिक उद्देश्य में हम लोग यही लिखेंगे कि हिंद चीन में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा बागान था, जिसमें प्रचुर मात्रा में धान और रबड़ की खेती होती थी।
इसके अलावा खनिज संपदा जैसे टीन, टंगस्टन, कोयला, जस्ता से परिपूर्ण था, यानी कि यहाँ पर यह सभी खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते थे और इन सभी वस्तुओं पर अधिकार कर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। कौन? फ्रांसीसी लोग। ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज पर अपना अधिकार कर लिया, यानी कि अपना कब्जा जमा लिया। तो पहला आर्थिक उद्देश्य आप लोग जान गए। उसके बाद दूसरा था व्यापार में प्रतिस्पर्धा, यानी कि यहाँ पर व्यापार में प्रतिस्पर्धा भी बहुत ज्यादा था। यहाँ पर व्यापार उसका बहुत अच्छा चलता, इस वजह से भी हिंद चीन पर अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। तो इसके बारे में लिखेंगे कि व्यापार करने के दृष्टिकोण से सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, फिर डच लोग आए, उसके बाद फ्रांसीसी, फिर ब्रिटिश, फिर स्पेन आया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से, यानी कि हिंद चीन पर व्यापार करने के उद्देश्य से पहले कौन आए? पुर्तगाली लोग आए। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी लोग हमारे देश में आए या फिर हिंद चीन में आए, पहले यही नाटक करके आए थे कि हम व्यापार करेंगे, हम अपना बिजनेस करेंगे। और यहाँ पर व्यापार करते करते यह लोगों पर अपना अधिकार जमा लिया, यहाँ पर शासन करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले पुर्तगाली लोग आए, फिर डच लोग आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर ब्रिटिश आए, फिर स्पेन आया। और इसमें सबसे ज्यादा प्रसार फ्रांसीसी ने किया, यानी कि व्यापार करने के लिए तो सभी लोग आए, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बारे में प्रचार प्रसार कौन किया? तो फ्रांसीसी लोगों ने किया। इसका विदेय डच और ब्रिटिश मिलकर करता था, यानी कि जो इसका व्यापार होता था वह डच और ब्रिटिश दोनों मिलकर के करता था, जिससे उसका व्यापार ठप हो जाता था। यानी कि जितने सारे भी लोग थे यहाँ पर, वियतनाम में जो भी व्यापार चलता था ठप हो जाता था और फ्रांसीसियों का व्यापार बढ़ जाता था। और इस बात को लेकर के फ्रांसीसी ने कैथोलिक धर्म का प्रचार करके विशाल सेना का गठन किया। तो पहला आर्थिक उद्देश्य था। और दूसरा क्या था? दूसरा था व्यापार में प्रतिस्पर्धा। उसके बाद तीसरा है कच्चे माल की आपूर्ति। फ्रांसीसियों ने यह देखा कि हिंद चीन में कच्चा माल बहुत जबरदस्त है, यदि वहां पर हम अपना उद्योग स्थापित करेंगे तो हमको ज्यादा भार नहीं पड़ेगा, क्योंकि कच्चा माल तो हमको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो कच्चा माल के उपलब्धता के कारण भी यहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। और हम आपको बता रहे हैं कि हिंद चीन में सबसे ज्यादा उसका ध्यान था वियतनाम पर। तो कह रहा है कि वियतनाम फ्रांस के लिए कच्चे माल का आधार और बिक्री बाजार का उपनिवेश बना लिया। यानी कि जो फ्रांसीसी लोग था वह वियतनाम को कच्चे माल का आधार बना लिया, यानी कि यहां से उसको प्रचुर मात्रा में कच्चा माल मिल जाता था और बिक्री के लिए बाजार भी मिल जाता था। यानी कि कच्चा माल मिल गया, उसको उद्योग में लेकर के चल गया, उससे पक्का माल बना लिया और पक्का माल को बेचने के लिए यहां पर बिक्री के लिए बाजार भी उपलब्ध हो गया। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? इसलिए यहां पर वह अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था। उसके बाद चौथा है बर्बर को सभ्य बनाना। ध्यान से आप लोग समझिएगा, बर्बर को सभ्य बनाना यानी कह रहा है कि फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन की निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया। यानी कि यहां पर जितने सारे भी नियम कानून चलते थे हिंद चीन का, वह इसको हटाने का प्रयास किया और अपना नियम कानून लगाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया। लोगों को सीमित मात्रा में ही शिक्षित किया गया। कहने का मतलब हुआ कि यहाँ पर लोगों को ज़्यादा शिक्षा नहीं दिया गया। फ्रांसीसी लोग ऐसा सोचते थे कि अगर ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगे, अगर ज़्यादा शिक्षित हो जाएंगे तो फिर हमारे विरुद्ध खड़ा हो जाएंगे, इसलिए इनको ज़्यादा शिक्षा ही नहीं दिया जाए, यानी कि सबको अनपढ़ रखा जाए ताकि हमारे बारे में ज़्यादा न सोचे और हम आराम से यहाँ पर राज्य कर सकें। तो आप लोग समझ गए कि बर्बर को सभ्य बनाना यानी कि फ्रांसीसी लोगों ने हिंद चीन की निष्क्रियता को हटाने का प्रयास किया तथा लोगों को सीमित मात्रा में शिक्षित किया और सामाजिक और धार्मिक परंपरा के अनुसार सुधारवादी साबित किया। तो कुल मिलाकर के यहां पर अपना उपनिवेश स्थापित करने के पीछे यही 4 कारण था, जिसमें सबसे पहले हम आपको बताए आर्थिक कारण। आर्थिक कारण के बारे में आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहां पर धान और रबर की खेती बहुत ज्यादा होता था। इसके अलावा यहां पर बहुत सारे खनिज भी पाया जाता था। तो सोचा कि आर्थिक स्थिति से हम मजबूत हो जाएंगे और इस वजह से यहां पर अपना उपनिवेश स्थापित कर दिया। उसके बाद व्यापार में प्रतिस्पर्धा, यहां पर व्यापार भी अच्छा हो रहा था। उसके बाद तीसरा कच्चे माल की आपूर्ति, यानी कि वियतनाम से उसको कच्चा माल भी मिल जाता था और बेचने के लिए बाजार भी मिल जाता था। और उसके बाद चौथा बर्बर को सभ्य बनाना, यानी कि यहाँ पर जो लोग आगे बढ़ना चाहते थे उसको वहीं पे ठप कर दिया, लोगों को अशिक्षित कर दिया, ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता था। तो यहाँ पर इस वजह से भी यहाँ पर अपना उपनिवेश स्थापित करना चाहता था और इसमें वह कामयाब भी हुआ। कौन? फ्रांसीसी लोग। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि हिंद चीन पर उपनिवेश स्थापित करने के पीछे का क्या उद्देश्य था। तो यदि यह वाला प्रश्न आता है और ठीक आप लोग इसी प्रकार से लिख देते हैं तो फिर परीक्षा में 5 नंबर जरूर मिलेगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि वियतनाम में
टोकन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था। चलिए हम आपको बताते हैं कि टोकन फ्री स्कूल क्या होता था। आपको नाम से लग रहा होगा टोकन फ्री स्कूल, यानी कि कोई ऐसा टोकन होता होगा जिस पर स्कूल में फ्री में एडमिशन होता होगा, फ्री में पढ़ाई होता होगा। यदि आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत बात है। फ्री बस यहाँ पर नाम का है, बशर्ते यहाँ पर फ्री में पढ़ाई होता नहीं था, बल्कि पढ़ाई तो और ज़्यादा खराब होता था। और किस चीज़ का पढ़ाई होता था अभी आपको पता चल जाएगा। जैसे वियतनाम में फ्रांसीसियों ने टोकन फ्री स्कूल खोला, टोकन नहीं टोकन, आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर टोकन लिखा गया है, टोकन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रांसीसियों ने टोकन फ्री स्कूल खोला, और टोकन फ्री स्कूल इसलिए खोला ताकि जितने सारे भी वियतनाम के बच्चे हैं यहाँ पर एडमिशन ले, उनसे हम मोटी फीस लेंगे, उसके अलावा उनको सिर्फ अपने बारे में पढ़ाएंगे, यानी कि फ्रांसीसियों के सभ्यता संस्कृति के बारे में पढ़ाएंगे, फ्रांसीसियों के बारे में अच्छे अच्छे विचार के बारे में बताएंगे, और हम अपने सभ्यता के बारे में बताएंगे, उनका रहन सहन बदलेंगे, उनका पढ़ावा ओढ़ावा बदलेंगे, यानी कि उनका सब कुछ बदल देंगे। बचपन से ही उनको पढ़ाएंगे तो जवान आते आते सब कुछ बदला जाएगा। तो यही व्यू था इस स्कूल को खोलने का, यानी कि उनका मुख्य उद्देश्य यही था कि जितने सारे भी वियतनाम के बच्चे हैं उनको फ्रांसीसी सभ्यता के बारे में अवगत कराएंगे, फ्रांसीसी सभ्यता का शिक्षा देंगे, ताकि वो अपना सभ्यता धीरे धीरे भूल जाएं और हमारी सभ्यता को अपना लें, हमारी भाषा को अपना लें, हमारे पहनावा ओढ़ावा को अपना लें, हमारे रहन सहन को अपना ले, हमारे भाषा को अपना ले, हमारे नीति को अपना ले। तो कुल मिलाकर के वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल इसीलिए खोला गया था। तो चलिए इसका जवाब हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा कि टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कितने ईस्वी में हुआ था, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1907 ईस्वी में। इसमें यूरोपीय लोगों का कहना था कि खून और रंग के आधार पर भले ही वियतनामी हो, परंतु आचरण और व्यवहार से नहीं, क्योंकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी धर्म, भाव, शिक्षा, रीति रिवाज सब अपना संस्कृति से अवगत कराया। यानी कहने का मतलब कि जो फ्रांसीसी लोग थे वह इसलिए यह स्कूल खोले ताकि वियतनामी लोगों को हम अपने सभ्यता संस्कृति से अवगत कराएं, हम अपने रीति रिवाज से अवगत कराएं, हम अपने धर्म से अवगत कराएं, हम अपने भाव से अवगत कराएं, और जब अवगत करा लें उसके बाद पूरा के पूरा उन पर थोप दें, यानी कि सबको हम अपने में ट्रांसफर करा लें। जैसे होता है ना कि हिंदू को मुस्लिम बना देना, मुस्लिम को हिंदू बना देना, इसी प्रकार से फ्रांसीसी लोग सोच रहे थे कि वियतनामी जितने सारे भी वियतनामी लोग हैं सबको फ्रांसीसी बना लेंगे, यानी कि सबको हम अपने धर्म में मिला लेंगे, हम अपना भाषा सिखा देंगे, रहन सहन सिखा देंगे, रीति रिवाज सिखा देंगे। और सिर्फ इसी चप को करने के लिए यह टोकन फ्री स्कूल खोला गया था। मतलब दोनों फायदा ले रहे थे, एक तो स्कूल से मोटी रकम भी ले रहे थे और ऊपर से अपने बारे में सिखा भी रहे थे, ठीक है। तो यहां पर आप लोग समझ गए होंगे कि टोकन फ्री स्कूल क्यों खोला गया था। तो प्रश्न में आपसे यही पूछ रहा था कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल स्थापना का क्या राज था, तो बस यही राज था कि अपने सभ्यता संस्कृति के बारे में उनको बताना। तो इस प्रकार से यदि आप लोग लिख देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा कि वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 ईस्वी में किया गया था। इसमें यूरोपीय लोगों का कहना था कि खून और रंग के आधार पर भले ही वियतनामी हो, लेकिन आचरण और व्यवहार से नहीं, क्योंकि वियतनामी लोग फ्रांसीसी धर्म, भाव, शिक्षा, रीति रिवाज सब अपना संस्कृति से अवगत कराया और लंबे लंबे बाल की स्थापना पर खेटा बाल रखने को कहा। यानी कि पहले वियतनामी लोग क्या थे कि लंबे लंबे बाल रखते थे, तो फ्रांसीसी लोग बोले कि लंबे लंबे बाल मत रखो, जिस प्रकार से हम लोग बाल रखते हैं उस प्रकार से खेटा बाल रखो, ठीक है। तो कुल मिलाकर के इसीलिए टोकन फ्री स्कूल खोला गया था। तो उम्मीद करते हैं कि यह वाला प्रश्न भी आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग समझते हैं कि हुआ आंदोलन क्या है, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अधिकांश बार पूछा जाता है परीक्षा में कि हुआ आंदोलन क्या है। तो ध्यान रखिएगा कि यह एक प्रकार का क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था। हुआ आंदोलन कैसा आंदोलन था, तो क्रांतिकारी धार्मिक आंदोलन था जिसकी शुरुआत 1939 ईस्वी में हु इन फुज ने की। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति का नाम है हु इन फुज, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग नाम ध्यान रखिएगा। यानी कि इस आंदोलन का शुरुआत कब और किसने किया, तो ध्यान रखिएगा कि इस आंदोलन की शुरुआत यानी कि हुआ आंदोलन की शुरुआत 1939 ईस्वी में हु इन फुज ने की। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर यह आंदोलन करने के पीछे उद्देश्य क्या था। तो ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्य उद्देश्य था कि गरीबों को सहायता प्रदान करना, यानी कि जितने सारे भी गरीब हैं उनको सहायता प्रदान करना, व्यर्थ खर्च पर रोक लगाना, यानी कि जो लोग व्यर्थ खर्च करते थे इधर उधर उस पर रोक लगाना,
लगाना और लड़की को क्रय विक्रय पर विरोध करना। यानी पहले क्या होता था कि लड़कियों को बेच दिया जाता था, कोई ज़्यादा पैसा दे करके खरीद लेता था, ठीक है। तो इस प्रकार से जो लड़की का क्रय विक्रय होता था उसका विरोध करना यानी कि उसको रोकना। तो कुल मिलाकर के हुआ आंदोलन इन्हीं 3 कारणों के लिए हुआ था: गरीबों को सहायता प्रदान करने के लिए, व्यर्थ खर्च पर रोक लगाने के लिए और लड़की के क्रय विक्रय को रोकने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि हुआ आंदोलन के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि हुआ आंदोलन कब हुआ था, तो 1939 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं कि जेनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है जेनेवा समझौता, और यह वाला प्रश्न आपको तभी समझ में आएगा जब आप लोग पहला क्लास देखे होंगे, यानी कि जो बेसिक वाला क्लास है उसको देखे होंगे, क्योंकि इसका लिंक उससे जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि जेनेवा समझौता से आप क्या समझते हैं। कह रहा है कि हिंद चीन की वार्ता की समस्या को लेकर एक समझौता हुआ जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है। हिंद चीन की वार्ता की समस्या को लेकर के एक समझौता हुआ जिसे जेनेवा समझौता कहा जाता है, और इस समझौता में वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। हम आपको बताए थे कि जब वियतनाम आजाद हुआ था 1945 ईस्वी में, उसके बाद वियतनाम 2 भागों में बंट गया था। कौन 2 भागों में? तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। ध्यान रखिएगा, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, जिसमें आप लोग ध्यान रखिएगा कि उत्तरी वियतनाम का नेता कौन बना? तो हो ची मिन्ह बना। हम आपको बताए थे कि हो ची मिन्ह की अध्यक्षता में ही गणतंत्र साम्राज्य बना। उसके बाद दक्षिणी वियतनाम का नेता कौन बना? तो बायो दाई बना। ध्यान रखिएगा, दोनों नेता का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। उत्तरी वियतनाम हो ची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम का नेता बायो दाई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो जेनेवा समझौता हुआ था, तो इस जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, एक उत्तरी वियतनाम और दूसरा दक्षिणी वियतनाम। और हम आपको बताए थे कि जब उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम दोनों आपस में बंट गया तो दोनों के बीच सिर्फ लड़ाई होते रहता था। यानी कि उत्तरी सोचता था कि दक्षिणी पर कब्जा कर ले और दक्षिणी वियतनाम सोचता था कि हम इस पर कब्जा कर लें। और आपको बताए थे कि दक्षिणी वियतनाम की सहायता करने के लिए कौन आया था? अमेरिका आया था। लेकिन बाद में अमेरिका को भी पीछे हटना पड़ा था और उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम पर कब्जा कर करके वियतनाम को एकीकृत कर दिया था, यानी कि वियतनाम का एकीकरण पूरा हो गया था। तो यहां पर पूरा तो हम लोग नहीं लिखेंगे, बस यहीं तक लिखेंगे कि इस समझौता में वियतनाम 2 भागों में बंट गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। और बंटवारा के बाद, यानी कि जब वियतनाम का बंटवारा हो गया 2 भागों में, उत्तरी और दक्षिणी में, उसके बाद वियतनाम युद्ध का स्थल बन करके रह गया। यानी कि जब भी देखो, जब यहां पर युद्ध होते रहता था, यानी कि उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम आपस में लड़ते रहता था और चारों ओर तबाही मच गई। ठीक है, तो चारों ओर तबाही मच गई। जाहिर सी बात है कि जब युद्ध होगा तो तबाही मचेगा। ठीक है, तो यहां पर जेनेवा समझौता के तहत क्या हुआ था कि वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया। ध्यान रखिएगा, जेनेवा समझौता के तहत वियतनाम को 2 भागों में बांट दिया गया, उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम। उत्तरी वियतनाम का नेता बना हो ची मिन्ह और दक्षिणी वियतनाम का नेता बना बायो दाई। और जब यह बंटवारा हुआ उसके बाद वियतनाम में सिर्फ युद्ध होता था, यानी कि वियतनाम युद्ध का स्थल बन गया और चारों तरफ तबाही आ गया। तो जेनेवा समझौता के बारे में भी आप लोग समझ गए। अब उसके बाद अगला प्रश्न है जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हिंद चीन में राष्ट्रवाद विकास के कारणों का वर्णन करें। यानी कि हिंद चीन में जो राष्ट्रवादी विकास हुआ इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे, इसके बारे में लिखना है। तो यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है बाबू, आप लोग ध्यान रखिएगा। और यह प्रश्न जब भी पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा और आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसलिए इस प्रश्न का जवाब हम लोग अगले क्लास में देंगे, यानी कि अगले वीडियो में हम लोग इस प्रश्न को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आपको जो कुछ भी बताए आपको भली भांति समझ में आ गया होगा, एक एक चीज समझ में आ गया होगा, एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो कि आपका क्लियर ना हुआ हो, क्योंकि हम बिल्कुल सिंपल भाषा में बिल्कुल बारीकी से एक एक चीज को समझाए हैं। लेकिन इसके बाद भी अगर किसी प्रकार का कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर दिक्कत नहीं है फिर भी आप कमेंट करिएगा कि हाँ सर हमें अच्छे से समझ में आ गया, बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो नीचे कमेंट में आप लोग मेरे लिए एक कमेंट जरूर लिखिएगा कि आखिर सर समझाने का तरीका आपका कैसा था, आप कैसा समझाए, हमको कैसा समझ में आया। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए, और जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे के भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।